देश की 18वीं लोकसभा के नतीजे आने के बाद केंद्र में एनडीए सरकार का गठन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे पीएम बने हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ग्रहण की। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश की राजनीति के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा। पार्टी का प्रदर्शन यहां समाजवादी पार्टी से भी कमजोर रहा और समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 37 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव की अगुवाई में जीत हासिल की। अखिलेश यादव ने ये जीत अपने पिता मुलायम सिंह यादव को समर्पित की। उन्होंने कहा कि पिताजी के निधन के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनका प्यार जो है उसको कम होने नहीं दिया और यहाँ पर छप्पर फाड़ जो बहुमत प्रदान किया है। ऐसे में मैं बार बार उत्तर प्रदेश के तमाम मतदाताओं का यहाँ पर शुक्रिया करता हूँ। इस बीच अखिलेश यादव को चुनाव के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में या यूं कहें कि छठे और सातवें चरण के चुनाव में पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए राजा भैया समेत तमाम उन छोटे छोटे नेताओं का समर्थन जो प्राप्त हुआ, जो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की राजनीति में अपना सियासी आधार रखते हैं, क्या उस समर्थन के बलबूते पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की? और क्या राजा भैया और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते अब खराब हो चुके हैं राजनीतिक तौर पर? क्या राजा भैया अब आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का सहयोग न करके अखिलेश यादव के साथ ही राजनीतिक रणनीतियां तैयार करते हुए नजर आएंगे? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, स्वागत है। सर, किस तरीके से देखते हैं पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का मजबूत होना क्या संकेत देता है भाजपा के? देखिए, बिल्कुल आपने जो शुरुआत की, जिस तरह से आपने अखिलेश यादव के बारे में जो बातें बताई दिनेश जी, बिल्कुल सत्य पे कोई इसमें कह सकते हैं कि कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक बम्पर जीत दर्ज की और साथ में ये भी बताया कि बीजेपी जो ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि कई बार आदमी का जो अति आत्मविश्वास होता है दिनेश जी, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि आपको याद होगा, बीजेपी ने एक बार भी अखिलेश यादव को ये तक कहा कि सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, एक भी सीट इस बार उनके खाते में नहीं आने वाली है और 80 की 80 सीटें जो है वो बीजेपी जीतती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह के परिणाम सामने आते हैं उसमें जो यूपी के दो लड़के यानी कि जिस राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बारे में कहा गया, उन्होंने कमाल करते हुए यहाँ पर 40 से भी ज्यादा जो गठबंधन की सीटें कहें तो वो प्राप्त की। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो उनके हिस्से में 37 सीटें हैं और साथ में अयोध्या, जहां पर बीजेपी अपना कह सकते हैं गढ़ उसको मान रही थी, एक तरीके से राम के ऊपर पूरे कह सकते हैं इलेक्शन को लेकर जा रही थी, उसी जगह पर बीजेपी की हार होती है और अवधेश जो है समाजवादी पार्टी के वो जीत दर्ज करते हैं। दिनेश जी, आप पूर्वांचल की बात करें, देखिए पूर्वांचल में राजा भैया का जिस तरह का दबदबा है वो कौशाम्बी इन तमाम जिलों में छुपा हुआ नहीं है किसी से। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी आप जरा गौर करिए, अनुप्रिया पटेल क्या कहती हुई नजर आई थी कि अब जो राजा रानी जो है वो ईवीएम से पैदा होते हैं, और जो ओपी राजभर है, किस तरह का बयान उन्होंने दिया था। इन सब से नाराज जब हुए राजा भैया, तो देखिए नतीजा क्या निकलता है कि आप कौशाम्बी हारते हो, आप जो है प्रयागराज हारते हो, आप एक तरीके से प्रतापगढ़ हारते हो, रॉबर्ट्सगंज हारते हो, यानी कि जो लगभग जीती हुई सीटें थी बीजेपी के खेमे की, उन सब पे बीजेपी महत्वपूर्ण बात ये योगी आदित्यनाथ के खेमे में यहाँ पर सेंध मारी। और दूसरी बात देखिए, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, और दूसरी बात ये भी जोड़ना पड़ेगा कि मिर्जापुर में भले ही अनुप्रिया पटेल की जीत हुई, लेकिन देखिए दिनेश जी किस तरह से लड़खड़ाते हुए वो जीतती हुई नजर आई, 25-26 हजार वोटों का अंतर है। तो ये कई तरह के समीकरण बनने जहां पर पूरी तरह से राजा भैया का प्रभाव जो है पूर्वांचल में वो हावी होता हुआ नजर आया। अखिलेश यादव के समर्थन में एक तरीके से कहें कि डायरेक्टली ना होकर भी इनडायरेक्ट वे में जिस तरह से उनके जो तमाम नेता कार्यकर्ता थे उन्होंने समर्थन किया, उसका नतीजा ये हुआ कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जो राजा भैया गढ़ माने जाते हैं, इसके अलावा फूलपुर हो गया, इसके अलावा प्रयागराज हो गया, इसके अलावा रॉबर्ट्सगंज हो गया, तमाम जो सीटें हैं वहां पर समाजवादी पार्टी या उनके जो गठबंधन दल है उन्होंने जीत दर्ज की। तो ये अपने आप में बताता है राजा भैया का जो प्रभाव है वो किस तरह से मजबूत दिखाई पड़ता है। ऐसे में बीजेपी ने जो गलती की है अब उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा है, क्योंकि राजा भैया के बारे में जिस तरह का प्रचार प्रसार किया गया, देखिए बड़ी अजीब बात होती है कि जब आप हमारे साथ हैं तो सब कुछ जो है अच्छा होता है, कहीं कोई कह सकते हैं कि मनमुटाव की बात नहीं होती, कहीं एक दूसरे पर बयानबाजी की बात नहीं होती जो खराब लहजे में हो, लेकिन जैसे अलग हो जाते हैं उसके बाद तमाम ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो मेरे ख्याल में राजनीतिक लिहाज से नहीं बोले जाने चाहिए, और इसी का कह सकते हैं परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ा। राजा भैया ने अब अपनी ताकत का कहने का अंदाजा करा दिया है। अमन जी, जिस तरीके से गोरखपुर जो कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, कई बार वो सांसद बने वहां से, और पूर्वांचल की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर ही यहाँ पर आगे चलाती हुई नजर आई, तो क्या
10 साल का जो कार्यकाल अब पूरा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या धीरे धीरे करके दूसरे टेन्योर में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ एक प्रभावशाली नेता जो होते थे जी। वो उनका कद घटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं दिनेश जी, लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। आज सुबह से भी आप देख रहे हैं, कभी योगी जी अमित शाह से मुलाकात करते हैं, कभी गडकरी से मुलाकात करते हैं, कभी पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, यानी कि जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, यानी कि कहीं न कहीं दबाव में नज़र आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हो सकता है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर सीएम का जो फेस है वो भी बदल सकता है। और देखिए, हार का ठिकरा किसी न किसी पे तो फोड़ना है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार जो खबरें सामने आ रही है उसको देखकर लगता है कि योगी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो खुद ही अपना पद छोड़ दें। क्योंकि आपने देखा कि महाराष्ट्र में भी जो देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने तुरंत जो हार की जिम्मेदारी ले ली कि भाई मैं जो हूँ इस हार के लिए जिम्मेदार हूँ, इस्तीफा देता हूँ। ऐसा ही कुछ करने की प्रेरणा मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ को उन्होंने दी है। अब क्या योगी आदित्यनाथ वाकई इस तरह की चीजें करते हुए नजर आएंगे और क्या यहाँ से बीजेपी के अंदर कोई उथल पुथल मचने वाली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार यही बात कही जा रही है कि अंदर भीतर घात ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपस का जो माहौल है वो खराब किया। क्योंकि कई नेताओं ने ये बात कही है कि अंदरूनी कलह की वजह से बीजेपी यहाँ पे हारी। आप देखिए, प्रमोद कृष्णम ये बात कहते हैं। इसके अलावा ठीक है, जो है बीजेपी के और दिग्गज ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भूपेंद्र चौधरी खुद भूपेंद्र कहते हैं। चौधरी, तमाम जो मैक्रो नेता हैं वो यही बात कह रहे हैं कि अंदर खाने में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो लगातार जिसने माहौल खराब किया। और देखिए, अयोध्या का हारना, बीजेपी को ये हार पच नहीं रही। आप देखिए सोशल मीडिया पर जो अयोध्या वासी उनके लिए कितने खराब कमेंट भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हार जीत देखिए एक पहलू है और बिल्कुल बीजेपी को समझना चाहिए कि कल तक उनके पास यहाँ की 72-71 सीटें थी, फिर 62 सीटें थी। आज अगर दूसरी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है तो इस हार को स्वीकार करना चाहिए और जो खामियां हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए। अमन जी, आखिरी सवाल रहेगा। उत्तर प्रदेश की चर्चा हम कर ही रहे हैं, जी। तो मायावती के बारे में भी थोड़ी बात कर लेना यहाँ पर उचित समझता हूँ। जी। क्या इस लोकसभा चुनाव की हार की बौखलाहट या फिर अपनी जो समीक्षा कर रही है मायावती, विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर बेहद खराब प्रदर्शन रहा था, बिल्कुल। क्या अब कोई ऐसी रणनीति तैयार करेंगे जिससे विपक्ष में ही रहे लेकिन हाँ। विपक्षी यहाँ पर दलों का साथ देकर के राजनीति को आगे बढ़ाए? देखिए, बिल्कुल। और अपनी राजनीति खत्म करने से पहले, यूँ कहें कि अपनी जो सियासी पारी है उसको अंजाम तक पहुंचाने से पहले मायावती को बीएसपी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि अब लगभग ऐसा लग रहा है दिनेश जी की बीएसपी जो सबसे मजबूत पार्टियों में से उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी वो अब धरातल पर आती हुई नजर आ रही है। वोट बैंक लगातार खिसक के 8-9% रह गया है। साथ में अगर हम कह सकते हैं कि जितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, एक भी सीट ऐसी नहीं थी जो सेकंड पोजीशन पे भी वो रही हो। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बीएसपी का जो कद है वो लगातार धराशायी हो रहा है। तो ऐसे में उनको अब सोचना पड़ेगा कि अगर हमें अपने आप को दोबारा रिस्टैब्लिश करना है तो कौन से चेहरे पे हमें मोहर लगानी चाहिए, कौन से चेहरे को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या चंद्रशेखर आजाद को बीएसपी में शामिल कराना चाहिए, क्या एक तरीके से दोनों पार्टियों को विलय कर लेना चाहिए। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो मायावती के सामने भी जरूर होंगे। आकाश आनंद का सियासी भविष्य क्या होने वाला उसको लेकर भी जरूर चिंतित होंगे। लेकिन खुद बीएसपी और मायावती लगातार कमजोर हो रहे हैं, इसको लेकर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर दिया गया था, इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया था कि भाई आप हमारे साथ आइए, लेकिन मायावती ने कहा कि मैं अकेले चलूंगी। और देखिए जो रिजल्ट सामने आए, 16 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं दिनेश जी जो अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो सीधे वहां पर शामिल होते तो जीत दर्ज कर सकते तो थे। बिल्कुल हार का कारण बने और वहां पर होते जीत दर्ज करते। तो ये बात अब सोचना पड़ेगा कि अकेले बस की तो उनके पास चुनाव लड़ने की है नहीं। देखिए, जब हम अब बीजेपी को देखते हैं, जब इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद 38 दलों के साथ में वो चलती है, तो यहाँ पर मायावती को भी कोई ना कोई राह तो अपनानी पड़ेगी। क्योंकि उनका जो वोट बैंक है अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, या तो इंडिया गठबंधन की तरफ जाता है या फिर एनडीए की तरफ जाता है। तो ऐसे में मायावती के पास लगातार जो संख्या कम हो रही है उसको वापस लाने के लिए उनको इंडिया गठबंधन या एनडीए में से किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन मुझे याद आता है 2019 जब वो सपा के साथ जाती हैं तो 10 सीटें प्राप्त करती हैं, और अब वो सपा से अलग होती हैं तो विधानसभा चुनाव में 1 और लोकसभा चुनाव में दिनेश जी 0 सीट मिलती है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के बाद ये प्रतीत हो रहा था कि आकाश आनंद की पॉलिटिकल लॉन्चिंग और इसके साथ साथ मायावती की इस लोकसभा चुनाव में सक्रियता कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए अच्छे दिन लेकर के आएगी। लेकिन हर्ष ये हुआ कि 16 ऐसी सीटें रही जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को उतनी ही हार का सामना करना पड़ा जितने वोट बैंक या उससे अधिक वोट बैंक यहां पर मायावती के कैंडिडेट से प्राप्त किया। यदि इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होती तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हर्ष और भी खराब हो सकता था और इंडिया गठबंधन केंद्र की सत्ता में काबिज होने की स्थिति तक पहुंच सकता था। फिलहाल देखा जाए तो पूर्वांचल की राजनीति में राजा भैया ने चुनाव न लड़कर के अखिलेश यादव के लिए नई उम्मीदें जगा दी हैं और उसके साथ साथ ही यहाँ उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को अब अपना पुराना खोया हुआ वर्चस्व वापस नजर आने लगा है। अमन जी, आप जुड़े, आपका तमाम यहाँ पर जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।